नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और महीने का हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में एक और वोलेटाइल सेशन देखने को मिला। खरीदारी आई और तेजी रही, फिर ऊपरी स्तर से एक बिकवाली, फिर लोअर लेवल से पुल बैक और मार्केट मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बंद होते हुए दिखाई पड़े। एक चीज़ अच्छी थी कि आज बाजार में मिड कैप की तरफ खरीदारी देखने को मिली। भले स्मॉल कैप इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं चला, वहाँ पर मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव कामकाज हो रहा था, लेकिन हाँ, मिड कैप में आज ज़रूर बाइंग देखने को मिली। और इसके अलावा जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वहाँ पर करीब 25 से 26 अंकों की गिरावट निफ्टी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज जो मेजरली फॉल जहाँ पर था वो नंबर से पहले, ऑटो सेल्स के नंबर से पहले ऑटो के अंदर बिकवाली थी। कुछ हद तक खरीदारी थी। आज रियल स्टेट स्पेस में 2.5-3% के आसपास इंडेक्स बढ़ा। इसके अलावा बाकी चलने वाले स्पेस में ऑयल एंड गैस, स्पेशली रिलायंस, जो कि नंबर से पहले चलता हुआ दिखाई पड़ा, रादर डे हाई पर बंद हुआ। सिलेक्टिव फार्मा में खरीदारी थी। बैंक्स, एनबीएफसीज आज कुछ हद तक पार्टिसिपेट तो नहीं, लेकिन हाँ, फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैटिश रोड पे, टोन पे ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो मोर और लेस मार्केट्स आज उतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ फॉल नहीं दिखाई दी, इतना 2 दिन से दिखाई दी। लेकिन एक बहुत क्रूशियल वीक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पे अगले हफ्ते बहुत दिग्गज कंपनियों के नंबर्स के साथ शुरुआत होगी। इसमें आईसीआईसीआई बैंक होगा, रिलायंस होगा, एनटीपीसी होगा, एचडीएफसी होगा और साथ साथ ऑटो सेल्स के नंबर्स होंगे। उसके अलावा कई बड़ी कंपनियों के नंबर्स के नतीजे आएंगे का असर आएगा। उसके अलावा यूएस इलेक्शन से पहले का दिन होगा, तो बहुत सारे इवेंट अगले हफ्ते के लिए लाइंड अप हैं। तो इसलिए शायद मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है, तो इस लिहाज से आपको नज़र रखनी होगी। खैर, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं दर्शकों से। हमारे पास सबसे पहला सवाल जो आया है वो है आईसीआईसीआई बैंक को लेकर, आरती अग्रवाल जी का। 400 रुपये पर एक लॉट है। अरे आरती जी, मेरे ख्याल से लॉट तो आपने नवंबर ही लिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात एक्सपायरी हो चुकी है। नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है मार्केट्स में, लेकिन कुछ हद तक डिस्काउंटेड है। अब सीक्वेंशली और वाई दोनों ही बेसिस पे कंपनी के नंबर रोबस्ट बाजार मान के चल रहा है कि बाकियों के नंबर आप देखिए, कोटक के अच्छे, एक्सिस के अच्छे, एचडीएफसी के अच्छे। तो अब ये मार्केट मान रहा है कि जब देश के दिग्गज 2 बैंक्स का अच्छे नंबर, तो 30 जो मतलब पहले के अच्छे हैं तो दूसरे के भी अच्छे आने चाहिए। तो वो कुछ हद तक पार्टिसिपेशन हो चुका है। अब अगर उसको भी बीट कर जाता है तो आप गेन की उम्मीद लगाएं, अदरवाइज स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूव आ सकता है। तो आप अच्छे नतीजों के बाद प्रॉफिट टेकिंग यूजुअली सारे बैंक्स में आई थी सिवाय कोटक के, तो कोटक की ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ था। तो आप इसलिए स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली रख के अपनी पोजीशन के अंदर आप बने रह सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल यूपीएल पर नितिन सोनी साहब का सवाल है। सोनी साहब, यूपीएल के नंबर्स अभी अवेटेड हैं, कुछ देर में ये नंबर्स आएंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यूपीएल के नंबर्स मार्केट बेटर साइड पे मान के चल रहा है। एरिस्टा का एक्विजिशन जो उन्होंने किया था लास्ट ईयर में, वो डिस्काउंटेड नहीं था, उसकी वजह से 400 करोड़ की एक्स्ट्रा एक खर्चा हुआ था, तो वो कॉस्ट काफ़ी नीचे है, तो लो बेस की वजह से नंबर अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अब एरिस्टा के एक्विजिशन के बाद कितना वो नंबर्स इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, एक्विजिशन के कितना बेनिफिट इस क्वार्टर में आ पाता है, ये 2-3 चीज़ें इसको बाजार देखिएगा। वैसे कंपनी अच्छी है, आप बने रह सकते हैं, नए एक्विजिशन से अपने आप को एक्सपैंड भी कर रही है। लेकिन आज के लिहाज से या छोटी अवधि के लिहाज से एरिस्टा का एक्विजिशन और आज के नंबर, ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप नज़र रखिएगा। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। टीसीएस 2650, मेहुल माथुर साहब का सवाल। शॉर्ट टर्म में माथुर साहब, गलत स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए आपने चुना है। थोड़ा हायर लेवल से कूल ऑफ हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि अपना नए ऑल टाइम हाई हिट किया और उसके बाद से शेयर नीचे है। वैसे कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा चला हुआ है। बायबैक का ट्रिगर सामने, तो बहुत एक रेंज में रहेगा। बहुत ज़्यादा उतार या बहुत ज़्यादा चढ़ाव की आप उम्मीद ना रखें। एक रेंज में रहेगा, एक बॉर्डर रेंज, उसकी बायबैक का प्राइस 3000 रुपये है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और जितना ही नीचे आता जाएगा उतना अट्रैक्टिव होता जाएगा बायबैक में टेंडर करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आएगा। 300-400 रुपये नीचे है। उस टाइम पे 2800 का भाव था जब बायबैक अनाउंस हुआ था। तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, टेंडर करना चाहे कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन ये स्टॉक वैसे बेसिकली लॉन्ग टर्म में रखने लायक स्टॉक है। और यकीन नहीं है तो आप 2004 जब इसका आईपीओ आया था तब से लेकर अब तक इसका दाम देख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा दीपक नाइट्राइट और चंबल फर्टिलाइजर टू बाय नाउ। मित्तल साहब, आज नंबर आने वाले हैं शायद दीपक नाइट्राइट के, जब तक नहीं आए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है। तो एक तो ये ट्रिगर है, पहले नंबर को आप देख लीजिए। दूसरा, चंबल फर्टिलाइजर की जो आपने बात की, इसमें प्रमोटर ने रिसेंटली काफ़ी माल उठाया था। हिंदुस्तान टाइम्स जो इसके प्रमोटर हैं, दैनिक अखबार आपने सुना भी होगा, वो इसमें माल उठा रहे हैं और काफ़ी समय तक उन्होंने रिसेंटली स्टेक बाय किया था। फर्टिलाइज़र में आप कोरो, ये दोनों कंपनीज को देख सकते हैं। दोनों कंपनी में बुराई नहीं है, एज सच इतना बुरा ट्रिगर नहीं है। लेकिन कोरोमंडल ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा बेटर है
वो बात अलग है, थोड़ा भागा हुआ शेयर है, वो नीचे मिले तो ज़्यादा अच्छा है। मीडियम टर्म के लिए आप चंबल को भी देख सकते हैं। इसके अलावा सन फार्मा, आशु गुप्ता साहब का सवाल है क्या किया जाए नंबर से पहले। टैरो के कल नंबर आए थे और नंबर काफ़ी साउंड है टैरो के, तो एटलीस्ट वो टैरो के नंबर अगर पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या बाकी सब्सिडरीज के नंबर भी ठीक रहते हैं और सन फार्मा के इंडिविजुअल नंबर भी अच्छे रहते हैं तो शेयर चल सकता है। लेकिन यूजुअली जितने भी रिसेंट तेज़ी देखी गई थी उसके बाद फार्मा में प्रॉफिट टेकिंग है। अब सन फार्मा में बहुत प्रॉफिट तेज़ी आई नहीं तो बहुत प्रॉफिट टेकिंग की उम्मीद भी ना लगा के चले आप। ठीक है, आप वेट करें एटलीस्ट नंबर्स का जो कि अगले हफ्ते अवेटेड है, उसके बाद आप इसमें रणनीति बनाते। लेकिन अगला हफ्ता क्योंकि क्रूशल है चुनाव के हिसाब से भी यूएस के, तो उसको भी ध्यान में बैक ऑफ द माइंड एटलीस्ट आप रखिएगा इन नंबर्स के साथ साथ। इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल है हिंदुस्तान फूड्स को लेकर, डॉक्टर शशांक कदम का। कदम साहब, इस कंपनी को जितना मैं जानता हूँ ये वो कंपनी है जो कि आउटसोर्सिंग करती है मेजर एफएमसीजी प्लेयर्स के लिए उनका प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसमें साबुन भी करती है, कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी बनाती है, डिसइंफेक्टेंट्स भी बनाती है। तो ये रॉयल्टी बेस्ड कामकाज पे शायद काम करती है, बहुत ज़्यादा मार्जिन के कारोबार में है नहीं। कुछ जानकारों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इसको रिकमेंड भी किया था कई समय पहले, लेकिन एक तो लो वॉल्यूम स्टॉक है तो इस लिहाज से आप बचें, और नया हाई बनाने के बाद ये स्टॉक नीचे आया है। तो 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखिए। वैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिस तरह क्लाइंटेल है ये नंबर कंटिन्यू करेगा। आप ये वैभव नहीं वरुण बेवरेजेस जैसी सिचुएशन है, वो मतलब उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा, इनका वॉल्यूम इतना नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप कुछ समय तो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पैसा बन सकता है, टाइम आपको देना पड़ सकता है, लेकिन कंपनी में एज सच कोई सिचुएशन ख़राब नहीं दिख रही है। अब रिसेंट नंबर्स का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई खास ख़राब सिचुएशन है नहीं, तो आप बने रह सकते हैं अभी तो। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 साल के लिए, ऑब्वियस ही बात है। शिवम मिश्रा साहब, आज नंबर्स अवेटेड हैं, नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है तीनों ही सेगमेंट में, और ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस कंपनी की बात कर रहे हो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के हों या फिर रिटेल प्लेटफॉर्म के हों। तो जब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम तो कर ही सकते हैं। जब उनको पोटेंशियल दिख रहा है तो हमें भी दिख ही जाना चाहिए पोटेंशियल इस कंपनी में, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 10 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डाइवर्सिफिकेशन आप ज़रूर करिए, खाली एक ही कंपनी में 10 साल के लिए मत उतरिएगा, और 2-3 कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड, उसको आप डाइवर्सिफाई करके फिर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अच्छा, फाइज़र, सोनी साहब का एक सवाल है फाइज़र को लेके। देखिए, फाइज़र इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। 5,000 रुपये, मतलब इसका भाव रोज़ देखने वाला है नहीं, इसलिए मैंने भी बहुत टाइम से देखा नहीं। ये ज़रूर याद है कि 5150 के आसपास 2-3 दिन पहले ही गया था, जब इसमें वो खबर आई थी कुछ दवाई जल्दी लॉन्च करने वाला उसको लेकर। लेकिन ये उस तरह का स्टॉक है जो रिसेंट मार्च करेक्शन में 3800 रुपये शायद इसने दिखाया था लो, वहाँ से शेयर चला। उसके बाद एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया था शायद 300 रुपये के आसपास का और 280 रुपये के आसपास का, और उसके बाद ये शेयर फिर करेक्ट होकर, मतलब उस एडजस्टमेंट के बाद आज 5200 का है। तो आपको इन टोटल ये 5500 के आसपास का दाम होना चाहिए इसका, एडजस्ट को अगर मतलब इसको नॉन एडजस्टेड कर दो तो। खैर, लेकिन अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा पेरेंटेज है, मजबूत कंपनी है, तो आप बने रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिहाज से है तो इसमें आप समय दीजिए, और बहुत समय दीजिए, बहुत अच्छा पैसा बनेगा और डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा। तो आप इसको ट्रेड के हिसाब से मत सोचिए। आपने अगर ट्रेड के हिसाब से लिया तो आपने इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक को उठा लिया है, तो आप इसमें बने रहें। गिरावट आए एक्यूमुलेट करें, और गिरावट आए और एक्यूमुलेट करें, और गिरावट आए और एक्यूमुलेट करें। घबराने वाली सिचुएशन एटलीस्ट इसके साथ नहीं दिखती है। ज़ॉम्बी स्टॉक बोलते हैं इसको अमेरिका में, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है, टाइम लेगा लेकिन चलेगा, आप बने रहिए। अच्छा, इसके अलावा एक कजारिया सिरामिक पे आकाश जी का सवाल है लॉन्ग टर्म के लिए। आकाश जी, कजारिया सिरामिक वैसे तो कंपनी ठीक है, लेकिन जिस बिज़नेस में है वो बिज़नेस में मार्जिन बहुत है नहीं। हाँ, वैसे इनका नाम अच्छा है, अच्छे प्रोडक्ट में डील करते हैं, थोड़ा भाग भूग भी आया शेयर, रेवेन्यू इनके सपोर्टिव नहीं है वैल्यूएशन को सपोर्ट देने के लिए। वैसे कंपनी ठीक है, ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी हैं इसको लेकर, नंबर लास्ट क्वार्टर के ठीक ठाक ही दिखाई पड़े थे, तो अच्छे नंबर के बावजूद भी ये शेयर टूटा था। मतलब कुछ फाइन प्रिंट्स में हो तो क्लियर नहीं, लेकिन हाँ अदरवाइज नंबर ठीक ठाक ही थे इनके, और उसके बाद ब्रोकर्स के अपग्रेड भी आए थे इस पर, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। खोने लायक इसमें कुछ दिख नहीं रहा अब, और आगे के लिए भी मान के चल सकते हैं ग्रोथ है। अब रियल एस्टेट पिकअप होता है तो शायद नंबर भी पिकअप होंगे, और ये कंपनी अच्छा मार्केट शेयर ओन करती है वहाँ पर, तो आप बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं।
अतुल यादव का सवाल है भारती एयरटेल और आइडिया पर। अब भारती एयरटेल आज काफ़ी टूटा और आइडिया आज काफ़ी चला डिस्पाइट पुअर नंबर्स। वो ट्रिगर भी है, ख़राब नंबर थे, नंबर ख़राब आपको क्यों दिखेंगे, क्योंकि एक तो वो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़कर आई, दूसरी चीज़ सीक्वेंशली इनका घाटा भले ही आपको इतना ज़्यादा नहीं बुरा दिखेगा, लेकिन अगर आप इनकी एक सब्सक्राइबर एडिशन देखेंगे तो वो टूट ही रहा है। 80 लाख सब्सक्राइबर फिर टूट गए इनके पास से। ये आपकी रेवेन्यू विजिबिलिटी खत्म करता है गोइंग फॉरवर्ड की। जाहिर सी बात है, आपके कुछ कस्टमर हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं आपसे छूट छूट के। एक तरफ आपका डेट बढ़ रहा है, एक तरफ आपकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो टूट रहे हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी खत्म हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है, आप कैसे आगे लगा के रेवेन्यू लोगे और रेवेन्यू से फिर कैसे इंटरेस्ट कॉस्ट भरोगे जो बढ़ रहा है लगातार। तो ये 2-3 चीज़ें जिससे आपके नंबर गोइंग फॉरवर्ड वीक हो जाएंगे, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। इसीलिए ब्रोकरेज हाउस टारगेट भी 3 रुपये है। अब खिंचा क्यों? खिंचा इसलिए कि वो पेरेंट की खबर थी कि वो पैसा डालेंगे 4500 करोड़ का। अब एक तरफा पैसा डलता रहेगा, दूसरी तरफ आउटपुट नहीं आएगा तो कितना इम्पैक्ट होगा वो भगवान ही जाने। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी क्रूशियल है कि टैरिफ हाइक की बात भी उन्होंने की है। वो टैरिफ हाइक कितना होता है, कैसे होता है, वो कहना मुश्किल है। गिर जाते ग्राहकों के बीच में आप टैरिफ हाइक भी कर देंगे तो वो कितने हद तक आपके ग्राहकों को संभाल पाएगा। तो 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखें। लेकिन हाँ, पंटर स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए रखिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए मल्टी बैगर की उम्मीद बन भी सकता है, लेकिन रिस्क बहुत है और बहुत ज़्यादा हेडेक है। ऑन द कॉन्ट्री भारती एक अच्छा बेट है, आप उसमें स्विच कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और इसमें स्विच कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। दोनों का अंतर समझिए और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। अच्छा, जुबिलेंट लाइफ 100-810 रुपये के दाम पे। राजपूत साहब थोड़ा महंगा लिया है आपने स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत महंगा है। ये जब बीच में 300-350 रुपये की रेंज में था तब इसको लेना चाहिए था और वहाँ से एक तरफा चाल दिखाई और 800 रुपये पहुँच गया और वहाँ आपने खरीदारी की है। तो स्टॉक ठीक है, लेकिन नीचे के दाम पर मिले तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है, अदरवाइज महंगा है तो थोड़ा बच के रहिएगा। अच्छा, अलम्बिक फार्मा के लिए किरण जी सवाल पूछें क्या किया जाए। अलम्बिक फार्मा वैसे कंपनी ठीक है, प्रमोटर भी ठीक है, अलम्बिक लिमिटेड इनके प्रमोटर गुजरात बेस्ड है, लेकिन यहाँ भी वही, ये थोड़ा भागा हुआ शेयर है, नंबर्स के साथ वैल्यूएशन थोड़े सपोर्टिव नहीं है, इसलिए भी आप एटलीस्ट ऊपर के लेवल पे आपको मिले, रीजनेबल प्रॉफिट मिले तो निकल जाए। बहुत लंबे के लिए एटलीस्ट आप फाइजर जैसे स्टॉक को देख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प है फार्मास्यूटिकल स्पेस में। अच्छा, एक और सवाल ले लेता हूँ। एक सवाल है रिलायंस पावर पे, दर्पण अरोड़ा साहब इसके नंबर लास्ट क्वार्टर के जो आए हैं, अभी क्वार्टर जो गया है इसके नंबर बहुत अच्छे आए थे रिलायंस पावर के, अपर सर्किट भी लगा था उसके बाद। अब पता नहीं आजकल भाव क्या है, लेकिन हाँ इनके साथ वही एक है कि सिचुएशन की डेट इतना बड़ा माउंटेड अप है कि वो अब कब तक चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, क्या बिकेगा, क्या बचेगा, ये कहना मुश्किल है। तो जब तक डेट है किसी भी कंपनी पे, उसका प्लेज है, उसकी सिचुएशन खराब ही है। कोई भी कंपनी हो, वो भले आज अदानी ग्रीन जैसा स्टॉक भी हो, इसके ऊपर डेट है और प्लेज है, वो आज चल रहा है, इससे सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन वो सिचुएशन खराब होगी, बहुत खराब होती है। कोई भी कंपनी हाई डेट, हाई प्लेज एंड लॉसेज ऑन ऑपरेटिंग बेसिस, वीक कैश फ्लो नहीं चलेगा। आज चल जाएगा, कल चल जाएगा, परसों चल जाएगा, बाद में नहीं चल जाएगा। तो आप इन 3-4 चीज़ों को ध्यान रखें और अवॉइड कर सकते हो। रिलायंस पावर भले आजकल नंबर ठीक आ रहे हैं, लेकिन अब कितने सस्टेनेबल है ये क्रूशियल चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिए और उसके बाद ही अपनी रणनीति बनाइएगा। चलिए, अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बहुत लोगों के हम सवाल नहीं ले पाए, उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। जिनके हमने सवाल लिए उनसे उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @Sumit Research। 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक तो वीकेंड एंजॉय करें और दूसरा